नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान एनसीईआरटी पर आधारित का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जो कि है परमाणु की संरचना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संयोजकता टॉपिक को जो है क्लियर करेंगे कि कैसे हम किसी तत्व की संयोजकता को पता कर सकते हैं और संयोजकता होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए उसी टॉपिक पे हम चलते हैं। तो ये रहा आपका हमने यहाँ तक ये सब देख चुका है। कोई अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम यहाँ संयोजकता से पढ़ेंगे। तो देखिए संयोजकता होता क्या है, जिसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने अच्छे से आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स जो मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया है कि कैसे हम के, एल, एम और एन कोष अर्थात कि ऊर्जा स्तरों में कैसे हम इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हैं। जो इसको समझ गया होगा अच्छे से, वो संयोजकता को बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। तो देखिए संयोजकता होता क्या है कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं, जिन्हें कि हम कोष के नाम से जानते हैं, में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। को किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब कि जैसा मान लीजिए कोई हमने तत्व लिया और उसके इलेक्ट्रॉन के, यल और यम तक आए, तो यम में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले से मतलब नहीं है, जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए होता क्या है कि बोरबरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं, वे क्या होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जैसे आप मान लीजिए पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और आपको एक काला और एक नीला पेन ही चाहिए लिखने के लिए। तो जब आपके पास पर्याप्त पेन हो गया तो दूसरे से क्यों मांगेंगे? अगर आपके पास कोई एक पेन की कमी होती तो आप दूसरे से शेयर कर देना कि भाई बगल वाले तुम भी लिख लो, मैं भी लिख लूँ, मेरा ही पेपर हो जाएगा और तुम्हारा भी। तो वही काम यहाँ पे तत्वों का है, जिनके बाहरी कोष में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो ही जा रहे हैं तो इनका अष्टक पूरा हो गया। और जब अष्टक पूरा हो गया तो इनको अक्रिय होने के लिए, मतलब कि स्टेबिलिटी, संतुलन लाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है। और जब आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो इनकी संयोजकता शून्य हो जाएगी। तो देखिए होता क्या है कि इन अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हाइड्रोजन के बाद दूसरा आता है, और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात उनके अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। कि उसके आखिरी वाले कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होने में कुछ इलेक्ट्रॉन अगर कम रह जाते हैं तो उसी को भरने के लिए जो है हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, उनको ग्रहण करके या उनका त्याग करने से होता है। अब ये तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि साझेदारी करके, ग्रहण करके या फिर त्याग करके, इसको हम आगे देखते हैं। अब आगे आपका क्लियर हो जाएगा। ये करते हैं परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाती है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम नीचे पढ़ते हैं कि जिसकी जो है चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए से हाइड्रोजन हो गया, लिथियम या सोडियम।
प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। मतलब कि इनका जैसे हम अगर सोडियम का उदाहरण लें तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले में 2, फिर 8, फिर 1। तो इसके बाहरी कोष में जो ये एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ऐसे बनाए तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन खाली त्यागना पड़ेगा। तो 7 लाने के मुकाबले में 1 त्यागना आसान है ना, तो इसीलिए सोडियम अपना इस इलेक्ट्रॉन को 1 को त्याग देता है और वो अपनी स्टेबिलिटी पा जाता है और वो क्या हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई गई है। फिर इसलिए उसकी संयोजकता क्या होती है, 1 कही जाती है। उसके साथ क्या आप यह बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो ये क्रमशः 2 है और 3 है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का हम जानते हैं परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 12 होने के कारण ये हो जाएगा 2, 8 और 3 2। और वही अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो 2, 8, 3 हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के बाहरी कोष में क्रमशः 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसलिए इसकी संयोजकता ये हो जाती है, नीचे लिखा गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि संयोजकता को हम कैसे पता करते हैं। उसी के साथ कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। इसको समझने के लिए आप इस उदाहरण समझिए। जैसे फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 1 आएगा, 2 फिर आएगा 7, तो बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसकी संयोजकता 7 होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान होगा। भाई 7 लोग को कैसे साझा करेगा या त्यागेगा? इससे अच्छा हो किसी एक को अपने साथ मिला ले, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। कहीं मिस हो गया क्या? अच्छा हाँ, मतलब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जैसे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 7 आएगा, और यहाँ पर हमें आखिरी कक्ष में ये देखना है कि अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या किया जाता है कि 8 में से अष्टक बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, जो शेष बच रहा है वही उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। तो वही इसमें बताया गया है। और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता का 1 हो जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। इसे परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, देखिए ऑक्सीजन का कैसे ज्ञात करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2,6। अब इसके आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों में से 6 घटा देंगे, तो इसका जो संयोजकता हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता इस प्रकार 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहा जाता है। मतलब कि प्रत्येक तत्व को अपना स्टेबिलिटी, मतलब कि अक्रिय होने के लिए, अर्थात कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे उसकी क्या कहते हैं, दूसरी भाषा में संयोजन शक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टॉपिक आपका संयोजकता। अब देखिए हुआ क्या है कि आपके सिलेबस में पहले 18 तत्वों की संयोजकता दिया गया है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक के इसके पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया हुआ था, जिसमें कि हमने इसकी बात की हुई थी KLMN की ना। तो यहाँ पर उन्हीं तत्वों को सारणी के रूप में दिखाया गया है, 1 से 20 तत्वों को। और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि हाइड्रोजन का यही इसका पहला और आखिरी कक्ष है, तो इसलिए इसमें संयोजकता 1 हो जाएगी। यहाँ पर 2 है, तो क्योंकि अक्रिय हो गया है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है अभी कि हीलियम को स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाती है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लिथियम की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर बाह्यतम कक्षा में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो संयोजकता सेम वही होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 8 के बीच में आते हैं तो उसको हम 8 में से घटा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ ऑक्सीजन के केस में 8 में से 6 घटाएंगे 2, इसी तरीके से ये 1 हो जा रहा है ना। और जब 8 घट रहेगा तो 8 में से 8 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। आप बस खाली इसका ये दोनों नियम तो समझ गए होंगे कैसे हम ज्ञात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसका आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, फास्फोरस का, जो कि पेपर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता 3.5 होती है, जबकि इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से 3 होना चाहिए, लेकिन प्रयोगों के द्वारा इसको 3.5 दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ से इन तत्वों जो कि प्रश्न में दिया गया है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। शॉर्ट में देखें तो क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 को हम लिख सकते हैं 2, 8, 7। तो आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 7 घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 1। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो ये जाएगा 2, 8, 6। अब ये देखिए 4 से ज़्यादा है, तो 8 से घटाएंगे 6 तो 2 हो जाएगा इसकी संयोजकता। और मैग्नीज का आप निकाल ही सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका संयोजकता टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कल हम जो है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि बताया गया आज का जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।